नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे खूबसूरत लड़की की है जिसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे हुए हैवानियत के बारे में जब आप जानोगे तो आप चौंक जाओगे कि कोई लड़की अपने प्यार को पाने के लिए इतना घिनौना अपराध कैसे कर सकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से, जहां इंजीनियर कॉलेज के पास एक कमलेशपुरम नाम की कॉलोनी है जहां काफ़ी संख्या में लोग रहते थे। और ये कहानी भी उसी कॉलोनी से जुड़ी हुई है। जून 2011 की बात है। उस समय भीषण गर्मी का मौसम था और ज़्यादा धूप होने की वजह से लोग दिन में कम ही निकलते थे और लोग ज़्यादातर सूरज ढलने के बाद ही घर से निकलना पसंद करते थे। 10 जून 2011 शुक्रवार का दिन था और शाम के वक्त उसी कॉलोनी से एक 24 साल की लड़की जिसका नाम शिखा दुबे था, वह घर से बाजार में कपड़े खरीदने के लिए निकलती है। वो लड़की घर के दहलीज से निकलती तो है लेकिन वापस लौटकर नहीं आती है। उसके घर वाले घंटों तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद भी जब शिखा दुबे घर नहीं लौटती तो उसके परिवार वाले उसे तलाशना शुरू करते हैं। घर वाले अपनी जान पहचान और रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करके शिखा के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। तभी घर वालों को ध्यान आता है दीपू यादव के बारे में। 26 साल का दीपू यादव उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का था जिससे शिखा शादी करने के लिए बोल रही थी। जिसके बाद शिखा के घर वाले पड़ोस में रहने वाले दीपू यादव के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि दीपू भी घर से गायब है। फिर क्या था, शिखा के घर वालों का सीधा शक दीपू पर जाता है कि हो न हो दोनों कहीं एक साथ भाग न गए हों, और इसी आधार पर घर वाले दीपू के ऊपर शिखा को गायब करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। शिखा के लापता होने के अगले दिन यानी कि 11 जून 2011 को शहर के सिंघाड़िया इलाके के जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश की कदकाठी और कपड़ों से पुलिस को शक होता है कि कहीं यह लाश शिखा दुबे की तो नहीं है। इसलिए गोरखपुर पुलिस शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे को सूचना के द्वारा घटनास्थल पर उसकी पहचान करने के लिए बुलाती है। राम प्रकाश दुबे के अलावा उनके परिवार वाले और अन्य रिश्तेदार भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लड़की की लाश मिली थी। लेकिन जब घर वाले उस लाश को देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे ही थी। शरीर पर वही कपड़े थे जिसे पहनकर शिखा 10 जून की शाम घर से निकली थी। गले में वही धागा था जिसे दूसरों की नज़रों से बचाने के लिए वो अपने गले में पहनती थी, और लाश के पास वही चप्पल पड़े हुए थे जिसे वो हमेशा पहना करती थी। सब कुछ वही था, कदकाठी भी वैसी ही थी, बस उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका पूरा चेहरा किसी भारी चीज़ से पूरी तरह कुचल दिया गया था। चेहरे पर खून का सिर्फ लाल रंग के अलावा बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। अब उस लाश की पहचान शिखा दुबे के रूप में होते ही लड़की के पिता से पुलिस पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है। राम प्रकाश दुबे बिना कोई वक्त गवाए तुरंत कहते हैं कि कातिल वही है जिसके साथ वो भागी थी। नाम है दीपू यादव। जिसके बाद गोरखपुर पुलिस तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या की धाराओं में तब्दील कर देती है और हत्यारे की तलाश में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर शिखा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और बाद में उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी करा दिया जाता है। लेकिन जब शिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि शिखा के पिता इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें कुछ गड़बड़ लग रहा था। इसलिए रामप्रकाश दुबे ने पोस्टमार्टम दोबारा करने का अनुरोध किया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। खैर, अब परिवार वाले आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग रहे थे। इस घटना से वहां के लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी झलक रही थी, क्योंकि तब तक यह खबर अखबारों में आग पकड़ चुकी थी और गुस्से से नाराज लोग तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जब पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखा तो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने के निर्देश दिए। पुलिस इस केस को लेकर अब और ज़्यादा सक्रिय हो गई। पुलिस अब दीपू की तलाश के लिए उसके परिवार के लोगों से कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू कर दी।
गोरखपुर पुलिस इस केस को जांच करने के लिए दीपू के करीबी दोस्तों के बारे में पता लगाई और 50 से ज़्यादा दोस्तों और परिवार के लोगों से पूछताछ करने के बाद उसके एक ऐसे दोस्त की जानकारी मिली जिससे पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि दीपू यूपी के सोनभद्र शहर में हो सकता है। फिर क्या गोरखपुर पुलिस दीपू का फोटो लेकर निकल पड़ती है सोनभद्र। पुलिस सोनभद्र पहुंचने के बाद उसकी फोटो के सहारे उसकी तलाश करने में जुट जाती है और घंटों की मेहनत के बाद पुलिस वहां तक पहुंची गई जहां वो छुपकर और नाम बदलकर रह रहा था। गोरखपुर पुलिस सादी ड्रेस में दीपू के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उसके दरवाजे को खटखटाती है। खटखटाने की आवाज़ सुनकर अंदर से एक लड़की आती है और दरवाजे को खोलती है। दरवाजा खुलने के बाद जब सादी ड्रेस में खड़ी पुलिस उस लड़की को देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। गोरख पुलिस को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों से जो देख रहे थे वो वास्तव में वही है या वो कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मरी हुई शिखा दुबे थी। फिर क्या जब पुलिस कमरे में घुसी तो वहाँ दीपू यादव भी मिल गया। गोरखपुर पुलिस दोनों को गिरफ्तार तो कर चुकी थी, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि जब शिखा दुबे जिंदा है तो फिर मरने वाली वो लड़की कौन थी। और इस सवाल का जवाब सिर्फ 2 लोग ही दे सकते थे, पहली शिखा दुबे और दूसरा दीपू यादव। पुलिस दोनों को सोनभद्र से गोरखपुर थाने लाती है और दोनों से पूछताछ शुरू करती है। दोनों से पूछताछ करने के बाद इसके पीछे की जो कहानी सामने आती है वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। इस कहानी के पीछे 2 और किरदार थे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दीपू और शिखा ने पुलिस को बताया कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों का घर आसपास में ही था, इसलिए उनके मिलने पर लोगों को शक हो गया था। जाहिर सी बात थी, जब पड़ोस वालों को इनके बीच के प्यार के बारे में पता चलेगा तो किसी न किसी तरह उसके परिवार वालों को भी इसकी जानकारी होनी पक्की थी, और हुआ भी यही। शिखा के परिवार में जब इसकी जानकारी हुई तो शिखा के पिता ने इसका सीधा विरोध किया। पिता ने साफ साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़के से शादी नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो सब लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। पिता की ये हिदायत के बाद दोनों परेशान रहने लगे। दोनों एक दूसरे से मिलना तो चाहते थे, लेकिन अब उन्हें मिलने में काफ़ी अड़चनें आ रही थी। और एक दिन दोनों ने घर वालों को बिना कुछ बताए 18 अप्रैल 2011 को एक मंदिर में जाकर शादी कर लिए। और शादी करने के बाद दोनों ने बिना किसी को शक कराए वापस अपने अपने घर आ गए। अब दोनों एक साथ तो रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि घर वाले तो राजी होंगे नहीं। यदि घर छोड़कर भाग भी जाएं तो पुलिस केस होगा और पकड़े गए तो दोनों फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में किया क्या जाए। इस केस में अब तीसरे किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम सुग्रीव था। सुग्रीव दीपू यादव का दोस्त था और एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी। जब दीपू ने सुग्रीव से अपनी परेशानियों के बारे में बताया तो उसे एक उपाय सूझा। ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुग्रीव ने बताया कि वो काम के सिलसिले में सोनभद्र आता जाता है। वहाँ एक शादीशुदा लड़की है, उसका नाम पूजा है और उसकी भी उम्र करीब 25-26 साल के आसपास है। वो बिल्कुल शिखा जैसी दिखती है, दुबली पतली वैसी ही जैसी शिखा है। पूजा की लंबाई भी काफ़ी हद तक शिखा के ही जैसी है। उसकी एक 3 साल की बेटी है और परिवार काफ़ी गरीब है। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं, इसलिए वो एक बार मुझसे काम के सिलसिले में मिली थी। ऐसे में हम उसे काम के बहाने गोरखपुर बुला सकते हैं। जब सुग्रीव ने पूजा का इतना जिक्र किया तो दीपू के दिमाग में एक काफ़ी खतरनाक प्लान आया। प्लान के अंतर्गत सुग्रीव के कहने पर काम के सिलसिले में पूजा गोरखपुर तक आने को तैयार हो गई। उसे 3000 रुपये प्रति महीने देने का वादा किया गया और कुछ एडवांस में भी पैसे दे दिए गए। ऐसे में पूजा राजी हो गई और अपने परिवार से किसी को बुलाकर अपनी 3 साल की बेटी भी उन्हें देख रेख के लिए सौंप दी, ताकि गरीबी में उसकी कमाई से भी घर का खर्चा चलाना आसान हो जाएगा। लेकिन बेचारी उसे क्या पता था कि वो जहाँ जा रही है वहाँ उसे कुछ और ही मिलने वाला है। जिसके बाद 10 जून की वो तारीख तय की गई।
इस तारीख को सुग्रीव खुद ही एक ट्रक लेकर पूजा के साथ सोनभद्र से गोरखपुर के लिए चल दिया। इस ट्रक में उसका खलासी बलराम भी था। गोरखपुर पहुंचने के बाद सुग्रीव और उसका खलासी बलराम पूजा को वहां के एक सुनसान कुसमी जंगल में ले गए, जिसके बाद सुग्रीव ने शिखा और दीपू को भी इस बात की सूचना दे दी कि वे जल्दी यहां पहुंच जाएं। दोस्तों, ये वही शाम का टाइम था जब शिखा मार्केट से कपड़े लेने के बहाने घर से निकली थी और घर से निकलने के बाद दोनों ने बाजार जाकर शिखा के नाप के नए कपड़े भी खरीदे, जिसका आगे क्या होने वाला था आपको खुद पता चल जाएगा। कपड़े खरीदने के बाद दोनों बैग में रखकर जंगल की तरफ चल दिए और वहां पहुंचने के बाद पूजा को ट्रक से दूर ले जाते हैं ताकि जहां उसका मर्डर किया जाए वहां ट्रक के पहियों की निशान नहीं मिले। योजना के अंतर्गत सुग्रीव और दीपू दोनों वहां पूजा का गला दबाकर उस जंगल में उसकी हत्या कर देते हैं। पूजा की हत्या करने के बाद शिखा अपनी साजिश की शुरुआत करती है। शिखा मर चुकी पूजा के एक एक कपड़े को उतारती है और उसे बैग में भर लेती है, जिसके बाद जिस कपड़े को वो पहनकर अपने घर से आई थी उस एक एक कपड़े को जमीन पर पड़ी पूजा को पहना देती है। यहाँ तक शिखा जिस धागे को हमेशा गले में पहनती थी उस धागे को भी उतारकर पूजा के गले में डाल देती है और अपनी चप्पल भी वहीं आसपास छोड़ देती है। जिसके बाद शिखा मार्केट से लाई नए कपड़े को खुद पहनकर तैयार हो जाती है। पूजा पहनावे से पूरी तरह से शिखा तो बन चुकी थी, लेकिन एक काफ़ी बड़ी कमी थी, वो थी चेहरे की। पूजा के चेहरे को तो नहीं बदला जा सकता था, लेकिन एक उपाय था जिसे उन लोगों ने पहले से ही सोच रखा था और इसी वजह से उन लोगों ने एक लोहे का राड अपने पास ले रखा था और उसी राड से सभी ने बारी बारी मरी हुई पूजा के चेहरे पर लगातार कई वार किए। अब पूजा का चेहरा खून से लथपथ और पूरी तरह से खराब हो चुका था और जिस प्रकार से उसका मर्डर किया गया था उसे देखकर कोई यह नहीं कर सकता था कि यह शिखा की लाश नहीं है। इस तरह मरी हुई पूजा को शिखा का रूप देकर सभी अलग अलग निकल जाते हैं। एक तरफ दीपू और शिखा वहां से सोनभद्र के लिए फरार हो जाते हैं जहां वे किराए पर रहने वाले थे, और दूसरी ओर सुग्रीव और उसका खलासी पूजा के शव को वहां से लेकर सिंघाड़िया के पास जंगल के किनारे छोड़ देते हैं और हत्या में प्रयोग हथियारों को दूर के नहर में फेंक देते हैं और वे भी ट्रक लेकर गोरखपुर से निकल जाते हैं, जिसके आगे की कहानी तो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस 21 जून को खुलासा करती है और शिखा को उसके पिता से मिलवाती है। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस बेटी का अंतिम संस्कार उन्होंने अपने हाथों से किया था अब वो दोबारा उनके सामने जिंदा है और उसे मैं छू सकता हूँ। शिखा के चेहरों को छूने के बाद जब उन्हें विश्वास हो गया कि वाकई ये मेरी बेटी शिखा ही है, तब उन्होंने पुलिस वालों से बोला कि ये मेरी बेटी शिखा तो है, लेकिन ये मेरे लिए मर चुकी है। खैर, दीपू और शिखा का बयान लेने के बाद पुलिस बाकी के 2 गुनहगारों सुग्रीव और खलासी को भी गिरफ्तार करती है और उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन अफसोस उस पूजा का जो गरीबी में अपनी 3 साल की बच्ची को छोड़कर गोरखपुर आई थी और बिना किसी दुश्मनी के मौत की नींद सो गई। जिस प्यार को पाने के लिए दीपू और शिखा ने इतना घिनौना अपराध किया, लेकिन ना तो उनका प्यार मिला और ना ही एक इज्जत की जिंदगी। खैर, सावधान रहिए और देखते रहिए।